हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में प्रवर्धक के रूप में उपयोग का वर्णन निम्न शीर्षकों में कीजिए। कार्य विधि। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। देखिए, जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है अथवा कोई भी ट्रांजिस्टर हो, उसका उपयोग हम दो कामों के लिए करते हैं। पहला तो डिजिटल जो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है उसके अंदर कुंजियों के लिए, और दूसरा जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स होता है उसके अंदर प्रवर्धक के रूप में। बात करें अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर की, तो उसमें 3 फलक होने चाहिए, कुछ इस तरीके से। 2 एन फलक होंगे, एक पी फलक होगा, पी फलक बीच में होगा, कुछ इस तरीके से। ये वाला फलक एन है, बीच वाला पी है और किनारे वाला एन है। एन फलक में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, कुछ इस तरीके से, और होल भी होंगे लेकिन एकाक। इधर भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, होल भी होंगे लेकिन एकाक। वहीं पी में होल ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन कम होंगे। यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये पहला वाला पिन है, कुछ इस तरीके से। इधर ये दूसरा पिन है और ये तीसरा पिन है। अब क्योंकि ये 3 पिनों वाली युक्ति है, इसीलिए इसको ट्रांजिस्टर बोलते हैं। मान लीजिए ये पहले वाले फलक की जो मोटाई है वो x1 है, दूसरे वाला जो फलक है उसकी मोटाई मान लीजिए x2 है, और तीसरे वाले की मोटाई x3 है। तो यहाँ पे जो x3 है वो अगर सबसे ज़्यादा है और जो x2 है वो सबसे कम है, इस अवस्था में इस वाले फलक को बोलते हैं उत्सर्जक। उत्सर्जक। इसके अंदर अशुद्धियाँ सबसे ज़्यादा मिलाई जाती हैं। वहीं जो ये सबसे मोटा वाला फलक है इसको बोला जाता है संग्राहक। संग्राहक। और इस बीच वाले फलक को बोला जाता है आधार, इसको बोलते हैं आधार। उत्सर्जक का जो पिन है उसको ई से दर्शाया जाता है, क्योंकि उत्सर्जक का मतलब है एमीटर। वहीं जो आधार का पिन है उसको बी से दर्शाया जाएगा, आधार का मतलब होता है बेस। संग्राहक, संग्राहक वाले को सी से दर्शाया जाता है, क्योंकि उसको बोला जाता है कलेक्टर। दरअसल जो ये उत्सर्जक है इसका काम होता है आवेश वाहकों को उत्सर्जित करना, इसी के अंदर से सबसे अधिक धारा प्रवाहित होती है। वहीं जो ये आधार है इसका काम होता है उत्सर्जक द्वारा उत्सर्जित आवेश वाहकों को संग्राहक तक पहुंचाना। वहीं जो ये संग्राहक है इसका काम होता है उत्सर्जक से आधार द्वारा लाए गए आवेश वाहकों को प्रवाहित कर देना अथवा ग्रहण करना अपने अंदर, और फिर इस सी पिन के माध्यम से प्रवाहित कर देना। बात करें अगर ट्रांजिस्टर की, तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है इसका प्रवर्धक के रूप में 3 रूपों में इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि हम उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा को सबसे अधिक प्रयोग करते हैं, लेकिन इसको हम 3 विधाओं में इस्तेमाल कर सकते हैं प्रवर्धक के रूप में। उभयनिष्ठ उत्सर्जक के रूप में, उभयनिष्ठ आधार के रूप में, उभयनिष्ठ संग्राहक के रूप में। और तीनों ही स्थितियों में जो प्रवर्धन होता है निवेश का वो अलग अलग होता है। सबसे अच्छा प्रवर्धन हमें मिलता है उभयनिष्ठ उत्सर्जक की स्थिति में। उभयनिष्ठ उत्सर्जक का जो परिपथ है उसको अच्छे से बनाते हैं। बात करें अगर उभयनिष्ठ उत्सर्जक की, जो उत्सर्जक वाला पिन होता है वो दोनों तरफ उभयनिष्ठ होता है। तो कुछ इस तरीके से हमने ट्रांजिस्टर बना लिया। इधर है आधार बी, ये है आपका उत्सर्जक ई, और ऊपर है संग्राहक सी। अब देखिए आधार की तरफ कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होगा, उसको हम बोल देते हैं आर बी। वहीं जो संग्राहक है उधर भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, उसको हम बोल देते हैं आर सी। हम क्या करते हैं उभयनिष्ठ उत्सर्जक की व्यवस्था में जो आधार और जो उत्सर्जक है उसको अग्र अभिनत करते हैं। क्योंकि हमने जो ट्रांजिस्टर लिया वो एनपीएन है, तो ये एन है, ये पी है और ये एन है, इसलिए इस पी को हमें बैटरी के धन सिरे से जोड़ना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से जोड़ेंगे यहाँ पे। वहीं इस एन सिरे को हम बैटरी के पी सिरे से जोड़ेंगे, अर्थात जो संग्राहक और उत्सर्जक उसको यहाँ पे पश्च अभिनत करते हैं, तो उसको कुछ इस तरीके से जोड़ेंगे, कुछ इस तरीके से। इस इधर वाले विभव को बोला जाता है वीबीबी, क्योंकि ये आधार से जुड़ा हुआ है, और इधर वाले विभव को बोला जाता है वीसीसी। दरअसल पूरे ट्रांजिस्टर को इन्हीं बैटरियों से हमें ऊर्जा मिलती है। हम क्या करते हैं कि इधर से निवेश लगाते हैं, अर्थात VBE यहाँ पे निवेश है, और हम इधर से उत्पाद ले लेते हैं, अर्थात VCE यहाँ पे उत्पाद है। तो यहाँ पे लिख देते हैं जो VBE है वो है निवेश, इधर से ही हम निवेश देंगे जिसको हमें प्रवर्धित करना है, और जो VCE है वो है उत्पादी विभव, तो ये उत्पाद लिख देते हैं। अगर यहाँ पे निवेश धारा के बारे में बात करें तो वो हो जाएगा आधार धारा। यहाँ पे अगर हम संग्राहक धारा को लिखें तो वो IC है, और ये आधार धारा IB है, और उत्सर्जक धारा IE है। तो यहाँ पे जो निवेश धारा है वो दरअसल IB है, और जो उत्पाद धारा है वो दरअसल IC है। तो ये हो गया उभयनिष्ठ उत्सर्जक का प्रवर्धक के लिए परिपथ। तो अगर इन मुख्य अवधारणा से इस प्रश्न को हल करें तो अब हम इसकी कार्य विधि समझते हैं अच्छे से। देखिए इस पूरे ट्रांजिस्टर को हम कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं उभयनिष्ठ उत्सर्जक का।
यहाँ पे अगर आप देखें तो नीचे है उत्सर्जक, तो यहाँ नीचे उत्सर्जक बना लेते हैं। मान लीजिए ये उत्सर्जक है। अब यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लिया गया है वो है एनपीएन, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे कुछ इस तरीके से, होल भी होंगे लेकिन एकाक। फिर यहाँ बीच में जो है वो है आधार, तो बीच में आधार बना देते हैं कुछ इस तरीके से। आधार जो है वो है उत्सर्जक से पतला। अब आधार जो है वो पी प्रकार का है, तो उसमें होल होंगे कुछ इस तरीके से, होल। वहीं सबसे ऊपर हमने लिया है, यहाँ पे ध्यान से देखें तो संग्राहक को, तो ऊपर संग्राहक है जो कि एन प्रकार का है, तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो उसमें इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। होल भी होंगे लेकिन एकाक, मतलब बहुत कम कुछ इस तरीके से। अब क्योंकि यहाँ पे ये एन फलक है, ये पी फलक है, तो दो विपरीत प्रकृति के फलकों के बीच में अवच्छय परत होती है जिसमें वैद्युत क्षेत्र भी होता है। यहाँ पे अवच्छय परत को अगर बनाना चाहें तो मान लीजिए ये अवच्छय परत है उत्सर्जक और आधार के बीच में। बात करें इसमें अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा की, तो वो कुछ इस तरीके से होगा अवच्छय परत के अंदर। वहीं जो उत्सर्जक है और जो आधार है, क्योंकि उत्सर्जक जो है काफी मोटा है, तो यहाँ ऊपर भी वैद्युत क्षेत्र होगा अवच्छय परत का। यहाँ पे अगर वैद्युत क्षेत्र बनाना चाहें तो वो कुछ इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से होगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा। अब जैसा कि अभी हमने बात किया, ये जो आधार है और ये संग्राहक और ये उत्सर्जक, उभयनिष्ठ उत्सर्जक की स्थिति में हम आधार और उत्सर्जक को अग्र अभिनत करते हैं। तो यहां मान लीजिए इधर है पहला वाला पिन जो कि आधार के साथ जुड़ा हुआ है, ये दूसरा पिन मान लीजिए जो कि उत्सर्जक के साथ जुड़ा हुआ है, और ऊपर इधर मान लीजिए तीसरा पिन जो कि संग्राहक के साथ जुड़ा हुआ है। तो जैसा कि हमने अभी देखा, इधर हमने एक प्रतिरोध लिया था आरबी और इधर हमने विभव जोड़ा था। अब बीच वाला पी है तो बैटरी का पी उसके साथ जोड़ दिया, अर्थात उत्सर्जक और आधार को अग्र अभिनत कर दिया कुछ इस तरीके से। अब देखिए जैसे ही हम उत्सर्जक और आधार को अग्र अभिनत करेंगे, यहां पे कुछ इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र आएगा इस वी बीबी का। इस वैद्युत क्षेत्र की वजह से जो यहां अंदर वैद्युत क्षेत्र था जो कि इस ई के विपरीत दिशा में है, वो गायब हो जाएगा। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे उत्सर्जक को संग्राहक के साथ जोड़ देंगे कुछ इस तरीके से। इधर हमने प्रतिरोध लिया था आरसी और यहाँ पे हम यहाँ पे बैटरी जोड़ेंगे एक। बैटरी को इस तरह से क्यों जोड़ा, क्योंकि यहाँ पे पश्च अभिनत करना है। संग्राहक है यहाँ पे एन प्रकार का, तो बैटरी का पी उसके साथ जोड़ दिया। इसको हमने बोला था वीसीसी। इस तरीके से हमने यहाँ पे उत्सर्जक को दोनों तरफ उभयनिष्ठ कर दिया। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र इस तरीके से होने की वजह से यहाँ पे इधर नीचे की तरफ धारा आएगा, क्योंकि जो सारे इलेक्ट्रॉन है वो इधर की दिशा में जाएंगे कुछ इस तरीके से, अर्थात ये वाला धारा आई होगा। अब इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस पी वाले क्षेत्र में पहुंचेंगे, आप ध्यान से देखें तो जो आधार और संग्राहक के बीच में वैद्युत क्षेत्र थे, क्योंकि यहाँ पे बैटरी को हमने पश्च अभिनत में लगाया है, इसकी वजह से संग्राहक के अंदर कुछ इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र बनेगी जो कि अंदर वाले वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में, जिसका मतलब है कि यहाँ पे जो आधार और संग्राहक के बीच में वैद्युत क्षेत्र था वो बढ़ जाएगा और ये जो अवच्छय परत बनी है ये मोटी हो जाएगी। तो इसको हम मोटा कर देते हैं, और तो यहाँ पे अवच्छय परत जो है वो मोटी हो गई और जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो अभी भी इसी दिशा में होगा। ऐसा हुआ है पश्च अभिनत को जोड़ने की वजह से। अब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र जो है वो लगभग गायब हो गई मान लीजिए। तो होगा ये कि जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे उत्सर्जक में से उत्सर्जित हो करके, वो जब आधार में पहुंचेंगे कुछ इस तरीके से, तो ये जो वैद्युत क्षेत्र है इसकी वजह से ये क्या करेंगे, खींच खींच करके इधर जाते जाएंगे कुछ इस तरीके से, इस वैद्युत क्षेत्र की वजह से, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र जो है इनके ऊपर की दिशा में बल लगाएगा। अब ये वैद्युत क्षेत्र क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हमने संग्राहक को पश्च अभिनत किया है, इसकी वजह से ये जो अधिकांश इलेक्ट्रॉन आते हैं उत्सर्जक से आधार में, वो यहाँ पे आधार के होलों से जुड़ नहीं पाते हैं और वो त्वरित होकर के संग्राहक में पहुंच जाते हैं। जो अधिकांश इलेक्ट्रॉन होंगे वो संग्राहक में पहुंच जाएंगे। उसकी वजह से जो अधिकांश धारा है वो संग्राहक से प्रवाहित होती है और थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन बचते हैं जो कि इधर आते हैं। इधर मान लीजिए धारा जो प्रवाहित हो रही है वो आईबी है, तो आईबी सीधी सी बात है बहुत कम होगा। वहीं जो आईसी होगा वो बहुत ज्यादा होगा, तो इधर की दिशा में आईसी आएगा। तो इस चीज से हम समझ सकते हैं कि जो आईसी होगा वो निश्चित रूप से ज्यादा होगा आईबी से, और जो आईई होगा वो सभी से ज्यादा होगा, अर्थात आईसी से भी और आईबी से भी। और इस चीज को आप ऐसे लिख भी सकते हैं यहाँ पे कि जो आईई होगा वो होगा आईबी धन आईसी, अर्थात यहाँ पे अगर हम धारा को बनाना चाहें तो इधर से जो धारा आ रही है वो सबसे कम है जो कि है आईबी, ऊपर से जो धारा आ रही है वो थोड़ी ज्यादा है, इसको आईसी बोल देते हैं, और यहां से जो निकल रही है धारा वो सबसे ज्यादा है कुछ इस तरीके से, जो कि है आईई। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आधार और उत्सर्जक या इधर से हम
निवेश देते हैं, निवेश, और इधर से हम उत्पाद लेते हैं अर्थात उत्सर्जक और संग्राहक की तरफ से। तो यहां पे अगर आप धारा लाभ लिखना चाहें तो धारा लाभ उभयनिष्ठ उत्सर्जक की व्यवस्था में बीटा से दिया जाता है, जो कि हो जाएगा यहाँ पे उत्सर्जित धारा जो कि है आईसी भागे निवेशी धारा जो कि है आईबी। आईबी यहाँ पे निवेश है तो इधर लिख देंगे आईबी। तो ये हो गया हमारा धारा लाभ। अब यहाँ पे एक चीज आप समझ लें कि जो ये थोड़ा सा धारा है, इस धारा में और इस आईसी धारा में दरअसल एक संबंध है, और वो चीज निर्भर करती है कि हमने कितना अशुद्धि मिलाई है, और वो चीज इस संबंध से हम समझ सकते हैं। देखिए जो अल्फा होता है उसका मान दिया जाता है आईसी भागे आईई के बराबर, जो कि होता है उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक की स्थिति में धारा लाभ का मान। तो यहां लिख देते हैं उसको, अल्फा का मान दिया जाता है आईसी भागे आईई से, और आईई को लिख सकते हैं आईबी धन आईसी। इसलिए यहां पे जो अल्फा होगा वो हो जाएगा आईसी भागे आईबी धन आईसी। यहां ऊपर नीचे अगर हम आईबी का भाग लगा दें तो यहां मिलेगा आईसी भागे आईबी, और नीचे मिलेगा एक धन आईसी भागे आईबी। अब आईसी भागे आईबी कुछ और नहीं बल्कि बीटा है, तो यहां से आपको दिखेगा अल्फा हो जाएगा बीटा भागे एक धन बीटा। तो पहला तो ये सूत्र है जो कि हमने लाया उभयनिष्ठ उत्सर्जक से, और दूसरा ये, और साथ ही साथ ये सूत्र तो सदैव सत्य होता है। तो इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, इसको 3 बोल दिया। अब हम समझते हैं कि यहाँ पे प्रवर्धन हुआ कैसे। यहाँ पे जो निवेश विभव है वो है VBE, और जो उत्पाद विभव है वो है VCE। देखिए निवेश की तरफ से आपने कम धारा दिया, ठीक, ध्यान से देखें तो उत्पाद की तरफ से आपको ये आईसी धारा मिल रहा है जो कि ज्यादा है। तो सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे प्रवर्धन हुआ है, और उस चीज को मैंने आपको वैद्युत क्षेत्र की मदद से भी समझाया। और यहाँ उत्सर्जित होने वाला जो अधिकांश इलेक्ट्रॉन है उत्सर्जक से, वो आधार से होकर के सी में जा रहा है, जिसकी वजह से आईसी ज्यादा है आईबी से। यहाँ पे प्रथम जो समीकरण है उससे हम लिख सकते हैं कि जो आईसी होगा वो हो जाएगा बीटा गुणे आईबी, बीटा गुणे आईबी। अब ये समीकरण सीधे सीधे दिखा रहा है कि अगर आप आईबी धारा लगाएंगे, क्योंकि आईबी है निवेशी धारा, तो आपको उसका बीटा गुणा मिलेगा उत्पादी धारा, क्योंकि आईसी ही है उत्पाद धारा। जो यहां बीटा होता है वो दरअसल सामान्यतः 50 से 400 के बीच में होता है। बीटा जो होता है वो 50 से 400 के बीच में होता है। तो यहां पे देख रहे हैं कि जो निवेशी धारा है उससे 50 से 400 गुना ज्यादा आपको उत्पाद धारा मिलता है। तो इस तरीके से आपको प्रवर्धन देखने को मिलता है। अब क्योंकि आपने यहां पे धारा की मदद से उत्पादी धारा बदला, इसलिए जो ट्रांजिस्टर है उसको धारा नियंत्रित युक्ति भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने समझा कि एक उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में ट्रांजिस्टर किस तरीके से काम करता है। जो हमने ट्रांजिस्टर यहां पे लिया था वो एनपीएन है, इसी तरीके से पीएनपी भी समझाया जा सकता है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।